सबसे ज़्यादा गंभीर इलनेस, मेंटल इलनेस क्या होता है डॉक्टर? कि वो मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल प्रॉब्लम है, ये इतनी बड़ी खौफ क्यों है? समाज में ज़्यादातर बीमारियों को एक ब्लैंकेट या अम्ब्रेला टर्म कि ये पागल है, इससे बोल दिया जाता है। बच्चों का मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एकदम से एक वबा आया कि अब बैक टू बैक सुसाइड होने लगे। मेरी समझ से एक सिज़ोफ्रेनिया, दूसरा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, तीसरा ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और चौथा डिमेंशिया। जो पेशेंट्स होते हैं उनके फैमिली के ऊपर प्रेशर्स आते हैं। कि आज किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे टीवी या मोबाइल के सहारे मेड के पास हैं, वो लगातार देख रहे हैं। जब आप वो संभालोगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये तो है कि वो बच्चा जब सोशल सेटअप में जाएगा तो वो जो इंटरेक्शन वाला जो उसका पार्ट है, सोशलाइजेशन वाला काम, वो बहुत वीक होगा। वो टीम में काम करना उसके लिए मुश्किल होगा। कहीं भी वो खुश नहीं रह पाएगा, संतुष्ट नहीं रह पाएगा। छोटी-छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट को वो रिज़ॉल्व नहीं कर पाएगा और फिर वो हर सिचुएशन से एस्केप करने की सोचेगा। वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक नए एपिसोड दिल से। आज हमारे एपिसोड स्पेशली खास है। वी आर डीलिंग विद मेंटल अवेयरनेस। ये एपिसोड स्पेशली मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज के दौर पर जितना भाग दौड़ हो रही है, जितना स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन है, बहुत सोच समझ के मैंने डिसाइड किए डॉक्टर राठौर साहब से बात करने के लिए। उन्होंने अपने वक्त और बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर किए। वेलकम डॉक्टर साहब, हमारी इस चैनल दिल से में आपकी स्वागत है। आज बहुत सारे सवाल हैं जो मैं करना चाहती हूँ आपसे, तो थोड़ा-सा मैं चाहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। क्या आप इस मेंटल इंस्टीट्यूट में आपका ओहदा क्या है, पोज़ीशन क्या है? सबसे पहले धन्यवाद कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर समाज में जागरूकता के लिए आपने इनिशिएटिव लिया, उसके लिए मैं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं यहाँ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सालय आगरा में प्रोफ़ेसर एवं निदेशक के पद पर योगदान कर रहा हूँ और हम यहाँ संस्थान में काम करने के साथ-साथ यहाँ टीचिंग, ट्रेनिंग, एमडी साइकियाट्री पाठ्यक्रम भी संचालित करते हैं। हमारे देश में उत्तर भारत से लगभग हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी इन सारे प्रदेश से नर्सिंग के स्टूडेंट भी साइकियाट्री की ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ आते हैं। इसके साथ-साथ 24/7 हम लोग हेल्पलाइन यहाँ से संचालित करते हैं, जिसमें हमेशा आपको काउंसलिंग 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जो 1441 टोल फ्री नंबर पे उपलब्ध रहती है। एम्स के साथ हम लोग कोलैबोरेशन में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी चलाते हैं। समाज में नशे को एक सामाजिक बुराई के रूप में माना जाता है, लेकिन ये सामाजिक बुराई से काफ़ी आगे एक मानसिक रोग की स्थिति भी हो सकती है, जिसमें एक विधिवत उपचार के पश्चात ही लाभ मिल सकता है। और इसके साथ-साथ मरीजों का जो पुराने मरीज हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनका रिहैबिलिटेशन, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल सकते हैं, उसके लिए उनकी मदद करना, ये सारे कार्य हम इलाज के साथ-साथ यहाँ से संचालित करते हैं। तो डॉक्टर साहब आप कितने साल से यहाँ हैं अभी? जी, मैं 15 साल से इस संस्थान में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। और इससे पहले? इससे पहले मैं निमेंस बैंगलोर में था, जो जी। हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ और संसद के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हुँ। संस्थान है और दुनिया के 50 बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। निमेंस से पहले मैं जीबी पंत मौलाना मेडिकल कॉलेज दिल्ली में था। उससे पहले मैं दिल्ली में एक दूसरा संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एलाइड साइंसेज़ ईवास, उसमें अपनी सेवाएँ दे रहा था। उससे पहले मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में मैंने अपनी सेवाएँ तो दी। आपका तो पूरी ज़िंदगी एक तरीके से इसी में निकल गई। व्हाट वाज़ द रीज़न डॉक्टर साहब? मतलब हर इंसान को कोई चीज़ होता है, एक्चुअली ये शायद ये ऐसी वाली प्रोफ़ेशन है जो इंसान आईब्रोज़ उठती है, क्यों? तो आपका क्या वजह था इस प्रोफ़ेशन में आने का? इस प्रोफ़ेशन में आने का जो मेरी मुख्य वजह थी इंटर्नशिप के दौरान कुछ योग मेडिटेशन के कुछ सेशंस मैंने लिए। योग मेडिटेशन से जो लाभ मुझे महसूस हुए, तो मेरा ये फ़ोकस था कि जो मेडिकल हेल्थ का जो सिस्टम है पूरा के पूरा इलनेस ओरिएंटेड है।
वेलनेस के ऊपर बहुत कम ध्यान है। स्वास्थ्य के 2 आयाम होते हैं, एक बीमारी से मुक्ति, दूसरी एक अपनी सारी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए एक वेलनेस या अपनी सर्वांगीण कल्याण की अवस्था प्राप्त करना। तो स्पेशली मेंटल हेल्थ में ये चीज़ उस समय लैग कर रही थी, तो मेरा ये मन था कि आने वाले समय में इस विषय में बहुत काम करने की गुंजाइश है। अंदर से ऐसी फीलिंग आई और मैंने अपनी इच्छा से बाकी उस समय की हाई रेटेड मेडिकल ब्रांचेज जैसे एमडी, स्किन है, पीडियाट्रिक्स है, एनेस्थीसियोलॉजी है, यूजुअली लोग ये उसी छोड़ में के मैंने जाते चूज़ हैं, किया। उसी में जाते हैं। अगर आप सुनोगे तो जी, जीपी हो गए, जी, पेडियाट्रिक हो गए, गायनेक हो गए, बहुत कम ये सुनने में आता है कि आप इसमें ये साइकोलॉजिस्ट हो गए, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के साथ आई मीन और एक मिथ है या हम लोगों की वहम है कि लोगों को ये चीज़ होता है कि जैसे कोई चीज़ मेंटल हेल्थ से जैसे एंग्जायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये कुछ हो गया, उन्हें कहते उनको एक लेवल लगा देते पागल है। तो ये क्या वजह है? ये क्या अलग-अलग चीज़ें होते हैं स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब अलग बीमारियाँ होती हैं जैसे भई मलेरिया है, कैंसर है, टाइफॉइड है, कि जी। मेंटल हेल्थ में भी तो अलग बीमारियाँ जी, जी, होती हैं? बिल्कुल। मेंटल हेल्थ में करीब 300 तरह की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में समाज में ज़्यादातर बीमारियों को एक ब्लैंकेट या अम्ब्रेला टर्म कि ये पागल है, इससे बोल दिया जाता है। और हर बीमारियाँ का इलाज अलग होता है, हर बीमारी में लाभ अलग-अलग तरह का होता है, हर बीमारी में अलग-अलग तरह के लक्षण होते हैं। सामान्य तौर पे समाज में जो चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको कहते हैं, "अरे! ये तो पागल है।" पागल है। ये शब्द अब एब्सोल्यूट हो चुका है, ये किसी भी पुस्तक का शब्द नहीं है और हमारे जहाँ तक बात आती है तो अगर कोई हमसे चर्चा करता है तो हम कहते हैं भई हम तो ये चीज़ जानते नहीं, हमारी कहीं किताबों में लिखा नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है तो हम देखेंगे और जो हमारी किताबों की डायग्नोसिस है बिकॉज़ ये जो व्यक्ति है वो खुद पीड़ित है, उसको लेबल नहीं करना है, वो किसी बीमारी से पीड़ित है और पीड़ित की हमें मदद करनी है। हमारी ये अप्रोच रहती है। डॉक्टर साहब आज के टाइम पर हम देखते हैं जैसे एक वर्ड आ गया है, अब उसको जैसा आपने कहा कवर अप करता है सोसाइटी। क्या कोई कुछ कहता है या बदतमीज़ी कर जाता है, कुछ कर जाता है, हम कहते हैं डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। व्हाट इज़ डिप्रेशन? मैं आज आपको ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने फैमिली में भी देखी, मैंने अपनी मदर को देखी, मैंने अपनी मासी को देखी। अ, मैं आपको 40 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उन टाइम चीज़ें बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पता था। अगर कोई कंप्लेंट्स की मिसाल के तौर पे कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को उन्होंने कहा, "अरे! आपको डिप्रेशन है, क्या दिए? नींद की दवाई दे दी है।" तो व्हाट इज़ डिप्रेशन? आई वांट टू आस्क यू जी। दैट। डिप्रेशन है क्या? बेसिकली क्या है कि किसी भी तरह की मानसिक बीमारी में सामान्य तौर पे नींद डिस्टर्ब होती है। हुँ, हुँ। अ, व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। कार्य क्षमता में 3 हिस्से होते हैं। एक आपका व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता, जैसे कैसे अपने आप को ड्रेस अप करना है, कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। दूसरी एक सामाजिक कार्य क्षमता जिसमें एक सामाजिक सेटअप में आपके जो कर्तव्य होते हैं उनको कैसे निभाना है। तीसरा इंटरपर्सनल 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन में क्या डिसीज़न लेने हैं, कैसे हैंडल करना है। तो सामान्य तौर पे अगर कोई व्यक्ति को मानसिक बीमारी है, ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में लोगों के संबंध खराब हो जाते हैं। संबंध बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो एक इमोशनल रेसिप्रोसिटी चाहिए होती है, उसकी क्षमता कम होने के कारण संबंध खराब होते हैं। डिप्रेशन में भी व्यक्ति सामान्य तौर पे चीज़ों में रुचि नहीं लेता, चिड़चिड़ा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को अगर इमोशनली आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो लोगों को लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो सामान्य तौर वो भी इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होने की वजह से, गुस्सा होने की वजह से संबंध खराब होते चले जाते हैं, ऐसा डिप्रेशन में देखा जाता है। लेकिन आज समाज स जैसे पहले मानसिक बीमारियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लेता था, पागलपन। वो भी बेसिकली मानसिक बीमारियों के विषय में जागरूकता की कमी थी और आज भी उसको एक तरीके से रिप्लेस करके डिप्रेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, सारी बीमारियों के लिए।
वो भी मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता की कमी है। जैसा कि बताया मैं 300 तरह की बीमारियाँ उसमें से एक है डिप्रेशन। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक बात आपको बताऊँ मैं देखती हूँ चीज़ें आज के टाइम पे मैंने कभी अपनी मदर को देखी, अपनी मासी को देखी जैसे मैंने बताई आपको और आज मैं देखती हूँ, अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है कि अब मेरे टाइम में कि बिल्कुल नॉन वर्बल हो जाते थे, बोलते नहीं थे, खाते नहीं थे, एक कोने में बैठे रहते थे। हाउ कैन वी हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये पेशेंट ही इज़ अ पेशेंट, ये सफ़र कर रहा है और जी, ये पेशेंट का मूड अच्छा नहीं है, मूड जी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बिल्कुल, कह बिल्कुल, तो बिल्कुल, मूड, बिल्कुल, बिहेवियर बिल्कुल। मेरे लफ्ज़ आई थिंक रॉन्ग था, बिहेवियर एंड जी, 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 सिक इन चीज़ को कैसे हम बिल्कुल। डिफरेंशिएट करें? कोई भी सामान्य व्यक्ति भी किसी भी घटना की प्रतिक्रिया में उदास हो सकता है। ये सामान्य उदासी होती है, इसको सैडनेस कहते हैं, हाँ, इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं। लेकिन जो एक बीमारी होती है, बीमारी का एक पर्टिकुलर शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए कम से कम 14 दिन तक बिना किसी वजह के या फिर मामूली वजह पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति उदास रहे। उदासी के साथ-साथ कुछ और लक्षण हों, जैसे उदासी के साथ-साथ किसी काम में मन ना लगना, हुँ, भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, हताश रहना, आत्महत्या के विचार आना, किसी-किसी व्यक्ति का वज़न कम हो जाना या वज़न एकदम बढ़ जाना। इस तरह के और भी लक्षण होते हैं, जब क्लस्टर ऑफ सिम्पटम्स होते हैं, एक पूरा एक ग्रुप होता है लक्षणों का, वो कम से कम 14 दिन तक चलते हैं और उनकी गंभीरता इतनी होती है कि व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता से काम नहीं कर पाता। व्यक्ति के संबंध भी खराब होने लगते हैं। तब हम कहेंगे कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिप्रेशन जो बीमारी है, उस बीमारी की स्थिति तक पहुँच गया है। विशेष बात ये है कि ये सामान्य तौर पे या तो बिना किसी कारण या फिर मामूली वजह पे बहुत ज़्यादा होता है। जबकि सामान्य उदासी, जो हम सब लोगों के जीवन का हिस्सा है, वो किसी घटना की प्रतिक्रिया में होता है, थोड़े समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए। इतना लंबा नहीं होता क्योंकि मा ह्यूमन माइंड में अनंत क्षमताएँ होती हैं एडaptation की। व्यक्ति उस स्थिति को धीमे से जल्दी ही अडॉप्ट कर लेता है। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जब कोई व्यक्ति इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, मेडिकल हेल्प इज़ नीडेड? मेडिकल हेल्प या हमें बस टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए कि नहीं जी, ठीक हो जाएगा? जी, जी। सामान्य तौर पे एक जो डिप्रेशन सामान्य जो सैडनेस है, उदासी है और एक बीमारी। तो पहले हम जब उदासी की बात करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति के अच्छे मित्र हैं, उसकी कुछ अच्छी हॉबी हैं, अगर वो नियमित रूप से एक्सरसाइज़ करता है, तो सामान्य उदासी से वो आसानी से आउट मतलब बाहर आ सकता है। जब व्यक्ति उदास हो तो अपनी मन की बातें किसी से बोल ले। ऐसा कोई दोस्त हो, तो उसको डॉक्टर तक जाने की, काउंसलर तक जाने की ज़रूरत ना भी पड़े। लेकिन अगर आपके स्वस्थ सामाजिक संबंध नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपको लगता है शेयर करेंगे तो बात और बिगड़ सकती है और ये बेशक बीमारी नहीं की स्थिति तक नहीं पहुँचा है, तो आपको काउंसलर से या साइकियाट्रिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए। इसको हम साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन कहते हैं। दूसरा आता है कि बीमारी जो डिप्रेशन बीमारी की स्थिति तक पहुँच गया है, उसमें 2 उपाय होते हैं। काउंसलिंग जो माइल्ड टू मॉडरेट किस्म का डिप्रेशन होता है बीमारी वाला, तो उसमें काउंसलिंग का बहुत अच्छा रोल है। दवाइयों के बराबर ही प्रभावी होता है। लेकिन अगर सीवियर डिप्रेशन है, सामान्य तौर पे हमारे समाज में जानकारी के अभाव में लोग जब हद से आगे बात चली जाती है, तभी उम्मीद करते हैं इलाज की। तो ज़्यादातर लोग जब सीवियर डिप्रेशन की स्थिति में पहुँच जाते हैं, तभी आते हैं। तो सीवियर डिप्रेशन में काउंसलिंग की सलाह नहीं दी जाती, वो प्रभावी नहीं है, उसमें आपको औषधियाँ लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब आप तो बहुत साल से इस प्रोफ़ेशन में आप हैं, तो मुझे बताइए क्या आपको मेंटल हेल्थ जैसे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें ज़्यादा अब दिखने लग गई है? अ, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि हुँ, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य ज़रूरी होता है। हुँ। हमारा जो सामाजिक ताना-बाना होता है, वो एक तरीके से शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करता है, जिस तरह से आपकी गाड़ी गड्ढों में जाती है और आपको झटके नहीं लगते हैं। आजकल व्यक्ति
चाहे परिवार हो तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हो रहा है। फैमिली के में भी दोनों हस्बैंड वाइफ आज की जो भौतिकवादी सोच है, संसाधन ज़्यादा-ज़्यादा इकट्ठे करने हैं तो पति-पत्नी दोनों कमाएँगे तो काम चलेगा, तो दोनों सुबह से शाम तक अपना कार्यक्षेत्र का तनाव झेल रहे हैं। उसके बाद दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, सुनने वाला कोई नहीं है। जॉइंट फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते थे जिनसे आप अपनी राय ले सको, जिनको अपने मन की बात बोल सको, वो नहीं है। सामाजिक संबंध ऐसे हैं कि व्यक्ति को शहरों में तो ये कई बार पता ही नहीं कि पड़ोस में कौन रह रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं विथ फ्लैट्स में रहती हूँ, बट इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे इन-लॉज़ लोकल के हैं, तो मेरे एक सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी होता है। जी, एंड मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ डॉक्टर साहब इज़ अ वेरी लकी डॉक्टर एंड ही हैज़ 3 डॉटर्स। थैंक यू। एंड देखिए हम मुस्कुराहट आए हैं, तीनों बच्चियाँ हैं माशाल्लाह एंड ही इज़ गॉट अ वेरी लविंग डॉक्टर वाइफ। डॉक्टर साहब थैंक यू। उनके नाम हम जानना चाहेंगे? जी, जी। मेरी पत्नी का नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर नमिता राघव है और मेरी बड़ी बेटी वान्या और छोटी बेटी कासवी और ओमिसा हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि जब पहली बार मैं डॉक्टर साहब से मिली थी और जब बेटियों के बारे में बात हुई, मुझे लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लड़कों से थैंक ज़्यादा यू। अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जैसी मैंने आपको अपनी बेटे के बारे में, अली के जी, बारे में बताई, यंग है, जी। ही इज़ 21 इयर्स ओल्ड, तो आज के टाइम पर जो ये बच्चे हैं, ये एज ग्रुप जैसा आप न्यूक्लियर फैमिली की बात किए हुँ, और जॉइंट फैमिली सिस्टम वी डोंट हैव इट टुडे, आज हुँ, बहुत कम हो गया है। बहुत लकी वो लोग हैं जिनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। क्या कर सकते हैं हम इन बच्चों को? जैसे मैं देखती हूँ हमारे कुछ मिलने वाले जी, यूनिवर्सिटीज़ में जैसे एएमयू यूनिवर्सिटी और भी जी, यूनिवर्सिटीज़ है, सुसाइड बहुत रैम्पेज है डॉक्टर जी, साहब। 13-13 साल, 14-14 साल के बच्चे, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई हम क्यों ये इस लेवल तक आ जाते हैं कि सुसाइड लेना करना डॉक्टर साहब इट्स अ वेरी बिग थिंग। जी, जी, किसी का अपना जान लेना, आप अब मेंटली बहुत अनसाउंड है, वो एक चीज़ है। लेकिन एक नॉर्मल फ़ेज़ में एक इंसान स्पर ऑफ द मोमेंट कैसा ये डिसीज़न और छोटे बच्चे लेते जी, हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? जी। सामान्य तौर पे जो बड़े लोगों में सुसाइड होती है, उसमें ज़्यादातर लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे होते हैं। लेकिन अब आजकल ऐसा देखा है जिनको कोई मानसिक समस्या नहीं है, वो भी आवेश में आके इस तरह के कदम उठाते हैं। और होता क्या है कि किसी घटना से उदासी, डिप्रेशन होता है, तो वो व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं मारता, वो अकेलापन मारता है। दूसरा क्या है कि एक सामाजिकता की कमी से लोगों में जो इमोशनल क्वोशंट है, हुँ, हुँ। जो एम्पैथी है अ, उसके विकास में थोड़ी बाधाएँ आ रही हैं। तो अगर व्यक्ति का किसी का इमोशनल क्वोशंट अच्छा है और व्यक्ति में एम्पैथी की भावना अच्छा है, एम्पैथी मतलब व्यक्ति अगर दूसरे के कष्ट को देखे, तो दूसरे कष्ट में वो अपने आप को महसूस करते हुए कि उस स्थिति में जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा? उस हिसाब से वह दूसरे के साथ में वार्तालाप करे, उसके जो इमोशंस हैं, फीलिंग है, उसको एक्नॉलेज करे, उसको ढाँढस बँधाए और उसके साथ खड़ा रहे। इस तरह की फीलिंग आती हैं, तो जब व्यक्ति स्वयं भी किसी परेशानी में होता है, तो इस तरीके से वो अपने लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। और जब तकलीफ़ें आती हैं, तो उसमें ये सवाल नहीं आता व्हाई मी? उसको पता होता है कि ये जीवन का हिस्सा है और इस तरह के उतार-चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। इसके लिए बच्चों को ख़ास तौर से जैसे उनके जन्मदिन हुए या कोई और महत्वपूर्ण दिन है, तो जैसे अनाथालय हुए, वृद्धाश्रम हुए और ऐसे ही जहाँ असहाय लोग, भिक्षुक वगैरह रहते हैं, वहाँ ले जाएँ, उनके हाथ से दान कराएँ। वो जब करीब से उनको देखते हैं, उनके कष्ट को देखते हैं, तब उनको महसूस होता है कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं और इस दुनिया में लोगों को कितने-कितने कष्ट हो सकते हैं। उनके लिए मन में संवेदनाएँ पैदा होती हैं। इस तरीके से उनकी एक जो फीलिंग ऑफ एम्पैथी होती है और वो ऐसा काम करते हुए जब दूसरे के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो अपने भी मन को तैयार कर रहे होते हैं और कहीं न कहीं परिवार में और बाकी संबंधों में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद अ, वो अपने लिए एक प्रोटेक्टिव
शील्ड, एक रेज़िलियंस तैयार कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपने एक बहुत-बहुत आज इम्पोर्टेंट चीज़ कही। मैं मदर टेरेसा के होम्स में काम करती थी कलकत्ता में, मैं कोलकाता की हूँ। और मदर टेरेसा ये एक एम्फेसिस डालती थी जब लोग आते थे चीज़ें देने के लिए, वो कहते थे आप खुद आइए, खुद कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास हाउ प्रिविलेज एंड ब्लेस्ड, वो हमेशा ये वर्ड कहती थी, हाउ ब्लेस्ड यू आर। तो आज मैं ये ज़रूर कहूँगी उन सारे पेरेंट्स को, या पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, जो भी हो गए, क्या देने से अच्छा है खुद जाके कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे ये लगता है डॉक्टर साहब, आप कोई बहुत बड़ा आश्रम में चले जाओ या बहुत सारे डोनेशन चले कीजिए। मुझे कभी-कभी ये लगता है कि अगर आप को लगता है कोई फ्लैट में अकेले हैं या कोई अकेले जी, इंसान रहता है, आप उनको एक कॉल कर दो। जी, मेरे बहुत सारे मिलने वाले हैं, वो मुझे पता है डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ फ़ोन बजने के लिए। जी, तो ये छोटी चीज़ें बहुत आज कभी मैं मदर टेरेसा के ज़बान से सुनी थी और आज डॉक्टर साहब की ज़बान से सुन रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोगों ने मुझे कहा आपने अगला पॉडकास्ट कहाँ है, अगला पॉडकास्ट, तो मैंने आपका ज़िक्र किया। जी, अरे! ये तो पागलखाना जा रही है, तो ये लोगों को इतनी खौफ़ कि वो मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल प्रॉब्लम है, ये इतनी बड़ी खौफ़ क्यों है? जैसे जी, यहाँ से जो पेशेंट चले जाते हैं, जी, जो रिकवरी होती है डॉक्टर साहब? जी, बिल्कुल रिकवरी होती है। हमारे 70% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कुछ के घर मरीजों जाते की हैं घर वापस? जाते हैं, अपना काम भी ठीक से करते हैं, अपने संबंध ठीक से निभाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। कुछ लोगों में दवाइयाँ थोड़े से लंबे समय तक चलती हैं और ज़्यादातर लोगों की दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करते हैं डॉक्टर साहब? सोसाइटी पे भी हम लोग काम करते हैं। हुँ। घरवालों तक को ये एहसास नहीं होता कि ये व्यक्ति स्वयं पीड़ित है और उसको मदद की ज़रूरत है। वो उसको एक गलत आदमी और उसके व्यवहार को गलत व्यवहार और उसको ज़िम्मेदार ठहराते हुए वो उसको सबक सिखाने या उसको सीधा करने की मानसिकता के साथ में आते हैं। तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, जिस तरह से फिज़िकल इलनेस में किसी को अगर मलेरिया होता है तो बुखार आता है, तो इसी तरीके से इसका ये जो व्यवहार है वो बीमारी का लक्षण है। आपका बेटा ऐसा नहीं कर रहा है, आपका भाई ऐसा नहीं कर रहा है। और जैसे-जैसे इनका उपचार होगा, तो उपचार के साथ में ये ठीक होंगे तो पहले जैसे व्यवहार करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगे। तो इस तरीके से सोसाइटी को एजुकेट करने की आवश्यकता है। और एक और चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना, बच्चा जिस मुहूर्त में जन्म लेता है, उस मुहूर्त का असर पूरे जीवन पे पड़ता है। तो जो साइकियाट्री जिस समय एक विषय के रूप में विकसित हुई थी, उस समय इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और गंभीर ये हॉस्पिटल जब बना था, तो सिर्फ़ गंभीर मानसिक रोगी ही यहाँ आते थे। मैं ये इसी क्वेश्चन में पूछना चाह रही थी, सबसे ज़्यादा गंभीर मेंटल इलनेस क्या होता है डॉक्टर साहब? जी, सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से 300 आपने कहा मेंटल जी, इलनेस, जी, व्हिच इज़ द मोस्ट सीरियस काइंड? जी। वैसे तो सारी मानसिक बीमारियों में रोगी को बहुत कठिनाई होती है, उसके परिजनों को बहुत तकलीफ़ होती है, जो उसकी देख-रेख कर रहे होते हैं। फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरी समझ से एक सिज़ोफ्रेनिया, दूसरा बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, तीसरा ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और चौथा डिमेंशिया। ये बीमारियों में सबसे ज़्यादा कष्ट परिवार को। डिमेंशिया में तो डॉक्टर साहब कोई इलाज नहीं है। फादर को मेरी थी, एंड 1 वीक डायग्नोज़ के बाद, आई थिंक 1 मंथ, नॉट 1 वीक, 1 मंथ बाद ही वो चले गए थे। एंड सो सॉरी। डिमेंशिया तो आई थिंक इट इज़ समथिंग जी, व्हिच इज़ वेरी सीरियस। जी। क्योंकि मुझे याद है कि हम जब कोलकाता में थे और मेरे चाचा लोग लेके गए थे, उन्होंने पहली चीज़ का, एंड डैडी वाज़ इन हिज़ सेंसेस, मैं आपको हुँ, बताऊँ। हुँ। वो पहचानने कम लगे थे, भूल गए थे खाना खाने, वो भूल जाते थे खाना हुँ, खाने। हुँ। तो पहली चीज़ डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि उनकी आईडी डलवाइए। हुँ, हुँ। इज़ दिस अ फैक्ट? डिमेंशिया में कहते यस। हैं आईडी लटकाइए, जी, क्योंकि अगर ये जी, घर से निकल गए, ये वापस जी, नहीं आते हैं। जी। सो ये होती है? हाँ, डिमेंशिया में व्यक्ति की याददाश्त धीमे-धीमे कम होने लगती है, उसके ब्रेन का जो वॉल्यूम होता है, उसकी क्षमता होती है, वो धीमे-धीमे कम होने लगती है। ऐसी अवस्था में जो लोग जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, जीनियस रहे हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है, तो परिवार को स्वीकार करने में समय लग जाता है और अक्सर पहचानते-पहचानते काफ़ी लेट हो जाते हैं। डिमेंशिया की जो इलाज है, उसमें डिमेंशिया की जो प्रोसेस है, उसको
रोकथाम तो संभव है, लेकिन जो नुकसान हो गया उसमें रिकवरी थोड़ी बहुत ही हो पाती है। तो अगर जल्दी पता चलता है, जल्दी आप दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, तो उसका जो प्रोग्रेशन है, वो स्लो हो जाता है और एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और फैमिली का जो बर्डन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें व्यक्ति धीमे-धीमे नाम बोलना शुरू करता है, फिर दिनांक, तारीख, जगह बोलना शुरू करता है, अचानक से अपने घर जागता है, उसको अपना घर पहचान में नहीं आता, अपने लोग पहचान में नहीं नहीं, आते। वो मुझे पहचान नहीं पाए लास्ट में। जी, अ, कभी पहचानते थे, कभी नहीं पहचानते जी, थे, जी, मुझे जी, जी। याद है। और खाना भूल गए थे खाना खाने के लिए। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब ये डिमेंशिया में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं मैंने खाना खाया था, नहीं हाँ, खाया था, तो हाँ, दोबारा खाना माँगते हैं, हाँ। बार-बार खाना माँगते हैं। हमारे कई परिवारों में ऐसी समस्याएँ आती हैं कि जैसे उनका जो लड़का है, वृद्ध बाप है, उसका लड़का काम पे जा गया है, उसकी पत्नी घर पे है और अपनी बहू से उसने खाना माँगा, खाना खा लिया, भूल गया खाना खाया था। फिर दोबारा माँगता है, बार-बार माँगता है तो उसकी पत्नी उसकी जो बे बहू है वो कहती है कि भई आपने खाना खा लिया, नहीं देती है, तो अपने बेटे से शिकायत करता है कि ये हमें खाना नहीं देती। बेटे के लिए काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा होता है। तो फैमिली फ्यूड हो पति-पत्नी के गया। बीच में झगड़ा होता है, कई बार मारपीट भी होती है और रोज़-रोज़ की मारपीट से पत्नी त्रास आ जाती है, परेशान हो जाती है और उसकी वजह से वो उस वृद्ध जो परिजन है, उसकी जितनी केयर कर सकती है, वो नहीं कर पाती है और उन तीनों को पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर ये हमारे ग्रामीण परिवेश में और इस बीमारी की जानकारी के अभाव में। क्योंकि सर फैमिली के ऊपर प्रेशर आता है मेंटल प्रेशर तो देखिए आएगा ही आएगा, बट इट इज अ वेरी ग्रेट नेचर। जो पेशेंट्स होते हैं उनके फैमिली के ऊपर जी, प्रेशर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, एक बहुत बड़ा बर्डन होता है और इसके असेसमेंट के लिए हमारी स्केल्स भी हैं निश्चित तौर पे और कई बीमारियों में एक व्यक्ति तो लगातार देख-रेख के लिए साथ में चाहिए होता है, जो आज की दुनिया में बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे रोगी जो गंभीर रोगी होते हैं, ज़्यादातर रोगियों को हमारे यहाँ भर्ती करते हैं, हम ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद उनके परिवार में, उनके समाज में हम वापस से स्थापित करते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मैं जब आई थी तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, पुरानी बात मैं बता रही हूँ आपको, करीब 30 साल पुरानी बात। तो उन्होंने ये कहा था कि पेशेंट फैमिली जो है पेशेंट को लेके नहीं जाना चाहते यहाँ से। ये एक फैक्ट है कि ठीक भी हो जाता है, वो यहाँ छोड़ देते हैं कि हम लेके नहीं जाएँगे। घर में वो मार-धोर होता है और बहुत सारी चीज़ होते हैं। डज़ दिस हैपन? जी, जो कारण आपने बताया कि घर में मारपीट होती है इसलिए हाँ। ले जाना नहीं चाहते, तो यही सामान्य तौर पे वजह होती है कि कोई अपने परिजन को क्यों नहीं ले जाना चाहेगा। एक वो डरे हुए होते हैं कि घर जाके मारपीट करेगा, हुँ, एक ये कि वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं परिजनों पे खुद कुछ काम नहीं करते हैं। हुँ। तो जब भर्ती होते हैं इसीलिए हम परिवार के सदस्यों के साथ में भर्ती करते हैं और परिवार के सदस्यों को इस बारे में एजुकेट करते हैं कि बीमारी है, बीमारी के इलाज के बाद व्यक्ति अपनी देख-रेख करेगा, अपने परिवार की देख-रेख करेगा, काम भी कर पाएगा और ये जो व्यवहार था इनका, जिससे जो मारपीट हुई, संबंध खराब हुए, ये इनके द्वारा किया हुआ काम नहीं, इसके लिए ये ज़िम्मेदार नहीं है, वो बीमारी ज़िम्मेदार है, बीमारी के लक्षण हैं। दवाई से बीमारी ठीक होगी, तो ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएँगी और वो जब परिवार मरीज़ के साथ इलाज के दौरान रहता है, वो जो बदलाव देखता है, उसमें जो विश्वास होता है, तो उसके बाद वो अपने घर पे लेके जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जानकारी का अभाव जो समाज में होने से अवेयरनेस। अब लैक ऑफ अवेयरनेस अच्छा, इसकी ये वजह से लैक ऑफ। समस्या है। डॉक्टर साहब एक चीज़ के बारे में और मैं बात करना चाहूँगी। मेरी छोटी बहन है दिल्ली में, वो मुझे कहती है कि मुझे ओसीडी है। जी, मुझे कुछ होती है अगर मैं चीज़ें जैसे फैलावा देखूँगी या चीज़ें अपनी जगह में नहीं है, तो मुझे कुछ होती है। आई वांटेड टू इज़ दिस काइंड ऑफ जैसे आप इसे क्या कहोगे? जी। इज़ इट अ मेंटल देखिए डिसऑर्डर क्या या ऑब्स जस्ट क्लीनलीनेस? जी, एक जी, जी, जी। सफाई का नहीं है, मेनली अगर कोई चीज़ मैं देखूँगी कि जगह में नहीं है या अ, जैसे कोई चीज़ पानी गिरी हुई है, तो वो मुझे कुछ होता है, कोई है ही नहीं तो मैं आके खुद साफ करके जाऊँगी। ये व्हाट इज़ दिस? ये क्या होता है? जी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी कहते हैं, इसमें व्यक्ति के व्यवहार का एक पैटर्न होता है, कुछ थॉट का पैटर्न होता है। एक ही विचार व्यक्ति के दिमाग में बार-बार आते हैं, किसी को सफाई को लेके आता है, किसी को सिमेट्री के रूप में आता है कि बस मोबाइल रखा है तो अगर ऐसे रखा है तो उनको चैन नहीं लगेगा, बिल्कुल सिमेट्री में रखना चाहेंगे। हुँ, किसी-किसी को काउंटिंग में होता है कि एक चीज़ कहने के बाद 4 बार मन के अंदर कुछ काउंट करेंगे। कुछ लोग 4 बार आगे जाएँगे, फिर 2 बार पीछे जाएँगे, फिर 4 बार आगे जाएँगे। इस तरह की काउंटिंग का ऑब्सेशन होता है।
ये जो विचार आते हैं ऑब्सेशन में, कुछ ऐसे विचार आते हैं जो व्यक्ति के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनसे एंग्जायटी होती है, व्यक्ति उनको रोकने की कोशिश करता है, नहीं रोक पाता। जैसे कि आपने बताया ना कि सफाई का लेके, तो बहन जी को जिस मन में आता है वो ये गंदा है, उनको पता है कि नहीं इतना गंदा भी नहीं है, लेकिन उसको रोक नहीं पाएँगी, बेचैनी हो जाएगी जब तक वो साफ ना हो जाए। और साफ करने में भी ओसीडी वाले मरीज को, जैसे हाथ हम एक बार धोने में साफ हो जाता है, वो आधा घंटे तक साबुन से धोता रहेगा। उसको पता है कि मेरा हाथ साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी विचार दिमाग में बार-बार आएगा, उसको पता है कि नॉनसेंस थॉट है। जैसे फैलावा मुझे मैं जब देखती हूँ ना, जैसे कोई चीज़ जब फैली कपड़े फैले हुए हैं या कोई चीज़ किचन में अगर एक स्पून में गिरा हुआ कहीं गिरा हुआ नहीं रखा हुआ है, अब मुझे जैसा हाइपरनेस होता है कि उसको अपनी जगह होना चाहिए। इज़ दिस बिहेवियर या इज़ दिस नहीं, नहीं, इसको हम ओसीडी नहीं कह सकते। ओसीडी में चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर होती हैं, व्यक्ति विकलांगता की स्थिति तक पहुँच जाता नहीं आई है। डोंट थिंक मैं आई हूँ वहाँ पे। अ अ, ओस सामान्य तौर पे चीज़ों को व्यवस्थित रखना तो हम सारे लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है, और जब ओसीडी होती है तो नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को जैसे मेरी बहन की मैं बात करती हूँ, जब मैं उसके घर दिल्ली जाती हूँ और वो अपनी अलमारी खोलती है, तो मैं बाहर निकल जाती हूँ बिकॉज़ मुझसे देखा नहीं जाता, सारे कपड़े वो खोल के बस डंप की हुई है। ये जैसे मेरी बेटी है, दुबई से आती है, उसके बिस्तर में सिर्फ़ इतनी जगह होता है जहाँ वो लेटती है, बाकी पूरी अलमारी की सामान बेड में है। अब मैं कमरे में नहीं जा सकती हूँ। मुझे कुछ होता है कि मैं चीज़ें अपनी जगह रखो, हेयर ड्रायर अपनी जगह रखो, बैग अपनी इसको आप क्या कहोगे नहीं, देखिए बिहेवियर? ये सामान्य पर्सनैलिटी, सामान्य बिहेवियर का हिस्सा होता है, और हुँ। सब लोग एक जैसी, सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी होगी हाँ, ऐसा भी नहीं। ये तो है। अभी हमारी 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों उँगली में कौन-सी नॉर्मल है, कि ये टेढ़ा है, हाँ। ये थोड़ा-सा लंबा है, ये छोटा है, लेकिन सबकी अपनी-अपनी उपयुक्तता है, सब नॉर्मल हैं। इसी तरीके से पर्सनैलिटी में अलग-अलग तरह के लोगों की पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह का आपने बताया वो भी एक नॉर्मल पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इसको हम ओसीडी नहीं कह सकते। ओसीडी काफ़ी गंभीर स्थिति होती है। डॉक्टर साहब आज मेरा ये पॉडकास्ट करने का एक मकसद था पीछे में, बच्चों का मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरे कुछ मिलने वाले हैं हुँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, एकदम से एक वबा आया कि अब बैक टू बैक सुसाइड होने लगे। मैंने उन लोगों से बात की, मैंने कहा व्हाट इज़ द रीज़न? उन्होंने कहा बहुत से बार बच्चियाँ, बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, बड़े शहरों में आ जाते हैं। मोबाइल, मीडिया ये एक बहुत इस वक़्त बहुत बड़ा एम्फेसिस है। मैं अपना बेटा अली को देखती हूँ हर वक़्त मोबाइल में। व्हाट इज़ आज के जो मीडिया है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर मेंटल अवेयरनेस? हाउ इम्पोर्टेंट? मैं जी। आपको एक बात बोलूँ जैसे मैं पॉडकास्ट के बारे में मैं कल सोच रही थी, तो आई स्टार्टेड गेटिंग ऑल रील्स ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ऑटोमैटिकली आई डोंट नो हाउ, मेबी 1 या 2 चीज़ मैंने दबाए इट केम सो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है आज जी। के टाइम पर? देखिए, एक जो चीज़ हमें नेचुरली मिलती है और उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं और वो खेल-खेल में एक सामाजिकता का हुनर सीखते हैं। सोशल क्वोशिएंट, इमोशनल क्वोशिएंट, एम्पैथी, मेकिंग ए टीम, रिज़ॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, वर्किंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, नेगोशिएशंस, ये खेल-खेल में सीखते हैं। वो तब होता है कि जब आप ग्रुप में खेलते हैं। आजकल बच्चों को क्या है ना, लाइट और साउंड अट्रैक्ट करती है। जब 1 साल का भी बच्चा है, वो लाइट एंड साउंड अट्रैक्ट करती है। अगर 1 साल के बच्चे के सामने भी अगर मोबाइल होगा या टीवी होगी, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और जो मोबाइल हैं, जिसमें रील्स हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हुए, वो एआई इनेबल्ड हैं। एआई इनेबल्ड में एआई खुद अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहता है। वो आपके टेक्स्ट को रीड कर रहा होता है, आपको लगता है हम मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल आपको देख रहा होता है। और वो आपकी इंटरेस्ट को देखते हुए, जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, उस तरह की रील बार-बार दिखाना, रिपीट दिखाना, और उससे आपको एक किक मिलती है। आपके ब्रेन का जो रिवार्ड सिस्टम है, डोपामाइन ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो आपका बाकी चीज़ों में रुचि आनी बंद हो जाती है और ज़्यादातर वक़्त आप मोबाइल पे बिताना चाहते हैं। ऑन स्क्रीन पे काम करते हुए, ज़्यादा समय देते हुए, आप फिर वो जो टीम वर्क है, सोशल इंटरैक्शन है, वो कम होता चला जाता है। फिर जब आप किसी परेशानी में फँसते हैं, बच्चे
किसी तनाव को फेस करते हैं, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन, एंगर आउटबर्स्ट और आवेश में आके आत्मघाती कदम उठाने की संभावना बढ़ जाती है। और ये एक महामारी की तरह से बढ़ रही है। ऐसे बच्चे एक समय के बाद अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते, पढ़ाई में मन नहीं लगना, घर के बाहर नहीं निकलना, पेरेंट्स से चिड़चिड़े हो जाना, गुस्से में व्यवहार करना, इवन उनके साथ मारपीट भी कर देना, और पेरेंट्स को देख के लिटरली रोना आता है। चीज इतनी सामान्य सी लगती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर है। तो आज की जो जनरेशन है, हम लोग लकी थे। ऐसा नहीं कि हम बच जाते, हम ज़्यादा समझदार थे, ऐसा नहीं था। ये लोग हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन इनके लिए एक और संघर्ष का एक और कठिनाई इनके सामने है, बहुत बड़ी कठिनाई है, और जिसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का होने वाला है। पेरेंट्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आज किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे टीवी या मोबाइल के सहारे मेड के पास हैं, वो लगातार देख रहे हैं। जब आप खुद संभालोगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये तो है कि वो बच्चा जब सोशल सेटअप में जाएगा, तो वो जो इंटरेक्शन वाला जो उसका पार्ट है, सोशलाइजेशन वाला काम, वो बहुत वीक होगा। वो टीम में काम करना उसके लिए मुश्किल होगा। कहीं भी वो खुश नहीं रह पाएगा, संतुष्ट नहीं रह पाएगा। छोटी-छोटी बातों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट को वो रिज़ॉल्व नहीं कर पाएगा, और फिर वो हर सिचुएशन से एस्केप करने की सोचेगा। डॉक्टर साहब ज़रा से मैं अपने व्यूअर्स को आपके थोड़ी-सी बैकग्राउंड के बारे में भी बताना जी, चाहूँगी कि आपके फैमिली लाइफ़ जैसी कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? पेरेंट्स कहाँ के हैं? जी, तो ज़रा-सा मैं हमारे व्यूअर्स के साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए, जी, पेरेंट्स कहाँ से आपको ब्रदर जी, सिस्टर्स है, थोड़ा-से अपने फैमिली के बारे में आप जी। बताइए? मैं आगरा ज़िले की बाह तहसील से बिलॉन्ग करता हूँ, जो सबसे पिछड़ी तहसील मानी जाती है। उसमें गाँव बिजौली का रहने वाला हूँ। दोनों मेरे पेरेंट्स किसान रहे, और खेती के साथ-साथ पेरेंट्स का एजुकेशन के बारे में बड़ी जागरूकता थी। सामान्य तौर पे हमारे जो गाँव में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। इवन मेरे हाई स्कूल में आने से पहले कोई साइंस साइड का स्कूल नहीं था वहाँ पर। जिस समय मैं आया, उसी समय साइंस साइड वहाँ पर शुरू हुई। आर्ट्स के लोग मेडिकल में आ नहीं सकते, ना इंजीनियरिंग में जा सकते। शिक्षा के बारे में जागरूकता की कमी होने की वजह से ज़्यादातर लोग अपने आराम से 2 साल में, 4 साल में हाई स्कूल करते हुए, और हाई स्कूल के बाद ज़्यादातर लोग वही फ़ौज या पुलिस की भर्ती देखते थे। यही अधिकतम सपना हमारे वहाँ के लोगों का था। लेकिन पेरेंट्स जागरूक थे, उन्होंने उनकी प्रेरणा से हमारे चारों भाई बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्कूलिंग पूरी की, और हम लोगों ने 10वीं तक अपने गाँव में ही पढ़े, टाट पट्टी बैठ के। उसके बाद 11वीं में जब आए तो पेरेंट्स ने एक मकान लिया छोटा-सा आगरा में, कि भई आगरा में अपने बच्चों को पढ़ाना है। और जिस गाँव में लोगों का हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ा संघर्ष होता था, वहाँ जो सबसे पहले मेरे जो बड़े भाई हैं, वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अभी प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एचओडी हैं, और साथ में भारत सरकार की तरफ से विश्व बैंक का एग्रीकल्चर का जितना भी बजटिंग होता है, उसकी मंत्रालय में रह के चिंता करते हैं। भाभी जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, ओह! मैं डॉक्टर हूँ, मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं। जो मेरे से छोटा भाई है, वो आईआरएस है। ही इज़ एडिशनल कमिश्नर, अभी दिल्ली में पोस्टिंग हुई है उसकी रिसेंटली। और उसकी जो पत्नी है वो भी आईआरएस है, और वो इस समय इसरो में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे तैनात है। सबसे छोटा भाई है, वो वकील है, उसकी पत्नी भी वकील है, और वो गाँव में रहते हुए पेरेंट्स के साथ में गाँव की चीज़ें वो देखते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने दोनों ज़िंदगी देखा है, आपने गाँव वाला भी देखा है, शहर वाले भी देखे। तो गाँव में भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है या वी आर इट्स ओनली अर्बन ये शहर वाली चीज़ है ये जी। चीज़? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मैम क्या है, गाँव, शहर, अलग-अलग हुँ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में या एजुकेशनल बैकग्राउंड हुँ, में कोई भेद नहीं करती, हर जगह होती है। बचपन में मुझे याद है कि हमारे गाँव में बड़े संभ्रांत परिवारों में, बड़े अमीर परिवारों में कुछ मानसिक रोगी थे, जो जंजीरों में बंधे रहते थे, हुँ, हाँ, न्यूरो जी, बिना किसी कपड़े के,
वहीं लैट्रिन कर रहे हैं हाँ। और कोई उनका इलाज नहीं होता था। आज मैं जब याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर उस समय कुछ उनके लिए किया गया होता तो वो भी अपनी अच्छी जीवन बिता सकते थे। आज पहले की तुलना में गाँव में भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूकता हुई है। लोग आते हैं और इस बीमारी में जो भी सुविधाएँ हैं, उनका लाभ उठाते हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ एक जनरल मेंटल हेल्थ को हम जैसा कहते हैं ना कि अगर आपको अपना बॉडी ठीक रखना है, हेल्थ ठीक रखना है, योगा करो, वॉक करो, कार्ब्स अवॉइड करो, व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर मेंटल हेल्थ ऑलराइट? हम क्या कर सकते हैं इसके जी। लिए? देखिए मेंटल हेल्थ में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 कारक होते हैं। एक तो आपका बायोलॉजिकल जिसमें जेनेटिक्स का भी एक रोल होता है, मल्टीजेनिक होते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। जीन्स का भी क्या होता है कि जब जीन्स में होती है ये जी, आती है आपका क्या? जो व्यक्तित्व हुआ, आपकी बीमारियाँ हुईं, ये काफ़ी हद तक जीन्स से प्रभावित होती हैं। ये जीन्स सामान्य तौर पे स्विच ऑफ रहती हैं कई पीढ़ियों तक, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ, तनाव की स्थितियाँ होती हैं, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, वो केमिकल चेंजेस इनको स्विच ऑन, स्विच ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। तो अब जब आप एक तो आपका बायोलॉजिकल हो गया, जिसमें जीन्स हुए, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन के केमिकल हुए। दूसरा है आपका सामाजिक। समाज में जो भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं या आपके पास तनाव है, उसके कारण आपका साइकी प्रभावित होती है। जो हमारी साइकोलॉजी है, वो एक शील्ड की तरह से काम करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को खड़े रखना है। तो वो साइकोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं। तनाव तो हर किसी के जीवन में होता है, परिस्थितियाँ विपरीत परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में होती हैं। तो उनको कैसे कोप करना है, कैसे उनसे बाहर निकलना है, उस वो काम हमारी साइकोलॉजी, हमारी काउंसलिंग करती है। अगर हमें तनाव जीवन में कम रखना है, तनाव कम रखने से हम मानसिक स्वास्थ्य की वो काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बस दोस्त हों। उनके होने ना होने से आपको कोई फ़ायदा ना हो। डॉक्टर साहब ये चीज़ जो आपको लगता है क्या इसमें फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या सोसाइटी? क्योंकि आप आज के टाइम में दोस्त भी बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। मैं देखती हूँ अपने बेटे को लेके माइंडसेट बच्चों का आज एक सा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से दोस्त होते हैं डॉक्टर साहब। हमारे टाइम में जो दोस्त बन गए, वो दोस्त बन गए, वो आज तक 30 साल से वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, अभी भी तो होता है। आज के टाइम में मैं देखती हूँ दोस्ती बड़ी मुश्किल से होती है। हर पीढ़ी जानते सबको है, लेकिन दोस्ती आप नहीं कह सकते। हर पीढ़ी में ये होता है जो अपनी शुरुआती जीवन के साथी होते हैं, स्कूल के, कॉलेज के, वो हुँ, जीवन भर दोस्त रहते हैं। हुँ। आज जो आपको मिलेंगे वो हो सकता है कि इतने गहरे दोस्त ना बन पाएँ और आज की पीढ़ी के लिए भी पीढ़ी के लोग भी जब वापस मुड़ के देखेंगे, तो शुरुआत में जो लोग उनके दोस्त बने होंगे वो ही सबसे ज़्यादा लंबे उनके चलेंगे और उनसे वो मन की बात बेसिकली दोस्त होने का पर्पज़ ये है कि अपने मन का गुबार किसी के सामने खोल के बता सकें और वो उनके लिए जजमेंटल ना हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब। मैं अ, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में थोड़ी बताऊँ कि मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ, जो मैं बहुत बकर-बकर बोलती हूँ एंड लेकिन जब मेरे अपने पर्सनल चीज़ें आता है ना, मैं अपनी जो सबसे मेरी पुरानी फ्रेंड है, उसको भी मैं नहीं बोलती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। हुँ। ये वाला लफ्ज़ जो है ना, नहीं ठीक है, सब ठीक है। ये वाली चीज़ आज भी मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी से शेयर करने के लिए। आपको लगता है कि बात करना चाहिए, जी। अगर कोई चीज़ अब ट्रबल कर रहा है? बिल्कुल बात करना चाहिए और बात करने से मन हल्का होता है, तनाव आधा रह जाता है, लेकिन बात करने से पहले बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर बात शेयर करने से कई बार ऐसा होता है कि गोपनीयता भंग होने से हुँ। आपकी समस्या बढ़ सकती है, तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। आपके पास इतने विश्वास पात्र कोई भी हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे मित्र हो, जिससे आप मन की बात कहें, वो गोपनीयता भंग ना करे, वो आपको लेके जजमेंटल ना हो। अगर आपको ये डर लगता है कि मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो एक नया तनाव शुरू हो जाएगा। तो मित्र होने ज़रूरी हैं, इसके साथ-साथ कुछ हॉबी होनी ज़रूरी है। कुछ ऐसे काम जिनको करने से आपको खुशी मिलती है क्योंकि भारत में कम से कम अपना जो एक इंटरेस्ट होता है वो हमारा करियर नहीं बनता। हम करियर चूज़ करते हैं ज़्यादातर उसमें कैसी इनकम होगी।
वेरी इम्पोर्टेंट मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी एज़ बीइंग पेरेंट्स डॉक्टर साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं क्रिकेट को लेके, सिंगिंग को लेके और हम ये कहते हैं कि अरे ये तो हॉबी है, ये करियर थोड़ी बन सकता है। ये चीज़ मैंने बहुत से बार देखी जैसे हमारे एक बहुत पुराने मिलने वाले थे, अब वो चले गए हैं। वो बहुत क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन वही था कि उसको स्कोप नहीं मिला और वही था कि भई ये इसमें आगे फैमिली बढ़ेगा नहीं। तो कहीं न कहीं हम बच्चों को दबा जाते हैं। ये भी क्या मेंटल स्ट्रेस ये हो सकता है? कैन इट ब्रिंग इट ऑन? नहीं, डेफ़िनेटली जो बच्चे हैं उनके एप्टीट्यूड, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको करियर चूज़ करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन जो इंटरेस्ट रियल में होता है, जिससे हुँ। सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसको करने भर से आदमी संतुष्ट हो जाता है। उसमें उसके अचीवमेंट से, उसके कंपैरिज़न से खुशी मिलेगी ये ज़रूरी नहीं होता। तो आप करियर कोई भी चुनें, साथ में जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसको हमेशा कैरी ऑन रखें, उसको बंद ना करें। वो किसी न किसी रूप में आप उसको चालू रखें। स्कूल और कॉलेजेस क्या कर सकते हैं? अगर उन्हें लग रहा है कोई बच्चा जैसे चुप है, ज़्यादा बोल नहीं रहा है, ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर साहब मैं हमेशा कहती हूँ अपने व्यूअर्स को मैं कहूँगी मैं जो भी बात करती हूँ अपनी एक्सपीरियंस से बात करती हूँ। अली जब बहुत छोटे थे, अली एक हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ते थे एंड उनके प्रिंसिपल ने मुझे कहा, "आप बेफ़िक्र रहिए, आप जाइए, आपका बेटा पढ़ लेगा।" और मुझे पता था कि अली को डिस्लेक्सिया है। मैं डॉक्टर साहब 7 दिन के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट की। मैं कभी बुक्स भेजती थी, कभी भेजती नहीं थी। कभी 2-3 दिन तो मैंने बुक्स ही नहीं भेजी, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं आया। फिर किसी और वो बहुत बात करने लगा था अपने आप से। तो मैंने किसी से पूछा कोई एक बच्चे के मदर से मैंने कहा ये क्या करता है? बोले वो बिल्कुल पीछे बैठा रहता है आंटी और मैम तो उसको तरफ देखती भी नहीं है। तो मैंने गई, मैं टीचर को जाके बोली मैं एक बहुत बैड पेरेंट हूँ। मैं हमेशा स्कूल में जाती थी एंड आई यूज्ड टू से कि भई अगर आप नहीं कर पाते हो मुझे बताओ। इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इफ लेट्स वर्क एट इट एक सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं एज़ बीइंग अ पेरेंट मैं ये मानती हूँ कि अगर एक प्रॉब्लम हमें है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। नहीं होगा तो कुछ और चीज़ होगा। तो उन्होंने मुझे कहा अरे मैम मेरे पास 59 बच्चे हैं और मैं कैसे एक बच्चे को देख सकता हूँ। आई वेंट टू द प्रिंसिपल एंड मैंने प्रिंसिपल से कहा मैंने कहा आप मुझे बताइए कि 5 घंटा मेरा बच्चा यहाँ रहेगा और वो अगर अपने आप से बात करने लगेगा और 5-6 घंटा वो बिल्कुल वो है, तो एज़ अ मदर मैं तो बहुत परेशान हो जाऊँगी ना। तो एक स्कूल और कॉलेज क्या कर सकता है? जी। व्हाट रोल दे कैन प्ले? देखिए, कभी भी कोई बच्चा तनाव में होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो सबसे पहले बच्चों के अगर अकेला रह रहा है बच्चा, लोगों से घुलता-मिलता नहीं खूब है। बात करने लगा था अपने आप से, बैठा-बैठा बात करता था और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता था क्योंकि वो अली नहीं था। तो हम क्या मतलब क्या स्कूल और कॉलेज क्या हेल्प कर सकता है? नहीं, व्यवहार में अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसको हुँ, नोट करें, नोट करने के बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। और जैसे डिस्लेक्सिया में आपने बताया इसके साथ-साथ बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। जब व्यक्ति तनाव में जाता है बच्चा, तो अक्सर खाना-पीना कम कर देता है, लंच बॉक्स वापस आने लगते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है। जो सबसे पहले इसका जो असर देखने को मिलता है उसकी एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस अचानक से उसकी गिरने लगती है, जिसको उसके टीचर बड़े आसानी से समझ के नोटिस कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहले बहुत अच्छा कर रहा होता है और अचानक से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रही है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको नोटिस करें, पेरेंट्स से डिस्कस करें। इसके साथ-साथ अगर बच्चे की बुलिंग हो रही है, तो उसको नोटिस करें। इसके अलावा बाकी जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हैं, उनके विषय में अगर टीचर्स जागरूक हैं, तो वो अपना बच्चे को देख के और काउंसलर्स को उसको दिखाने की सलाह दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको ये लगता है कि हमें नोटिस करना चाहिए कि अगर बच्चे में चेंजेज़ आ रहा है, जी, जी। दैट माइट बी अ रीज़न कि कोई बुलिंग हो गया या आइसोलेशन हो गया, कोई भी चीज़ बाहर हो रहा है, जी, जी। तो स्कूल्स और कॉलेज को पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए? निश्चित रूप से इन्फॉर्म करना चाहिए। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब फिर मैं एक बात बोलूँगी मैं थोड़ा-सा स्टिग्मा और मिथ्स जो होती है, बाहर में तो बहुत कॉमन होता है काउंसलिंग करना।
हुँ, हुँ, हुँ। इट्स वेरी कॉमन। थोड़ा से वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गई तो क्या करते हैं, मैरिज काउंसलर में चले जाओ, हुँ, वन टू वन काउंसलिंग हो जाए, वहाँ बहुत सारे काउंसलिंग है। हुँ, हुँ। क्या अगर किसी बच्चे की डेथ हुई या पेरेंट की डेथ हुई, हॉस्पिटल में दे ऑफर फ्री काउंसलिंग। हमारे यहाँ जब हम कहते हैं ना कि चलिए हम काउंसलिंग करते, कहते कि पागल है, क्या जरूरत है। तो ये मिथ हम कैसे लोगों को समझा सकते हैं, जैसा आपने कहा ना कि बात करो, हुँ, हुँ। हम कैसे इस चीज को खत्म कर सकते हैं कि नहीं, कभी कभी एक तीसरा पर्सन जरूरत होता है सुनने के लिए और कभी अपना इनपुट डालने के लिए, जी। है ना। मैंने बहुत सारे चीजें थी, मैं कुछ फैमिलीज में थे कि मैंने कहा भाई आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर लो। अरे वो तो पागल है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, वो तो मुझे पागल बना देंगे, वो तो दवाई दे देंगे। तो ये मिथ हम कैसे खत्म कर सकते हैं? हाउ जी, कैन वी फिनिश दिस? जी। निश्चित तौर पे ये मिथ खत्म करने के लिए हमें समाज को एजुकेट करना पड़ेगा और समाज को एजुकेट करने के लिए अकेला चिकित्सक ही काफ़ी नहीं है। इसमें जैसे आप जैसे जागरूक मीडिया पर्सन हैं, उनको आगे आना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ हमारा जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके साथ-साथ हमारे जो धर्मगुरु हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार अच्छा होता है क्योंकि यहाँ सामाजिक और पारिवारिक सपोर्ट बहुत है। तो पहले जो स्थिति थी कि जॉइंट फैमिली है, इवन गाँव के लोग भी एक-दूसरे की पूरी चिंता कर रहे हैं, शाम को बैठ के चौपाल पे बैठ के एक-दूसरे से चर्चाएँ कर रहे हैं। अ, हमारे जो साधु संत हैं, धर्मगुरु हैं, वो लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, तो ये भी अपने आप में किसी काउंसलिंग से कम नहीं था। अगर इसकी तुलना हम जैसे अमेरिका से करते हैं, तो अमेरिका में सारे के सारे माइग्रेंट्स होके आए हैं, कोई स्पेन से आया है, कोई अफ्रीका से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई जर्मनी से आया है। तो वहाँ वो एक सामाजिक वैल्यूज़ में बहुत सारा अंतर लोगों के बीच में मिलेगा। फिर उसके साथ-साथ वो जो बॉन्डिंग होगी, वो बॉन्डिंग सामान्य तौर पे आसानी से देखने को नहीं मिल पाई क्योंकि सब लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये यहाँ का जो सामाजिक ताना-बाना था, वहाँ उसमें इस चीज़ की ज़रूरत काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा महसूस नहीं की गई। समाज ने उस ज़रूरत को पूरा किया और उसके साथ-साथ स्टिग्मा बहुत था जानकारी के अभाव के कारण, उसकी वजह से लोगों में एक हिचक भी रही। तो अब जो बदलाव का दौर है जिसमें सामाजिक ताना-वाना कमज़ोर हो रहा है, साथ में इस बीमारी इन सब बीमारियों के बारे में, काउंसलिंग उन सेवाओं के बारे में जागरूकता जैसे जनता में बढ़ रही है, धीमे-धीमे इसका प्रचलन भी सहज होता चला जा रहा है। ख़ास तौर से जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, आप बैंगलोर की बात कर लें, जो आईटी हब है, वहाँ पर लोग काउंसलिंग के लिए बड़े सहज रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज आपने अपने वेरी इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों को दिए और इस बारे में तो बहुत सारे चीज़ है बात करने के लिए। एंड आई एम श्योर हमारे दिल से का टीम का हमेशा जो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 1 साल हम कर रहे हैं, कि अगर कोई एक बंदा ये सुन के डॉक्टर साहब की बातें कैन गेट इंस्पायर्ड, और प्लीज़ हेल्प लीजिए, रीच आउट फैमिलीज़ पर। कोई ना कोई ज़रूर होता है, हर इंसान के लिए कोई ना कोई होता है। एंड प्लीज़ गेट हेल्प। मेंटल इलनेस इज़ नॉट अ स्टिग्मा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम।